हेलो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम्स और थेवेनिन थ्योरम बोलती क्या है ये जान लेते हैं। सपोज कीजिए मुझे एक नेटवर्क दिया गया है और उसके नोड ए और बी के अक्रॉस मैंने एक लोड कनेक्ट किया है। ओके, और अगर ये नेटवर्क दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन, इट इज लीनियर। लीनियर मींस इट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सिग्नल एंड सिस्टम के एलटीआई सिस्टम के चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिर भी यहाँ पर हम जान लेते हैं वो नेटवर्क जिसमें हमारे पास वो सर्किट एलिमेंट हैं जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं उस नेटवर्क को लीनियर। तो ऐसा नेटवर्क जो लीनियर है और पाई डायरेक्शनल है। सो पाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? पाई डायरेक्शनल का मतलब है कि जो नेटवर्क है वो बोथ डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। इसका मतलब है, सपोज कीजिए आपके पास एक डायोड है, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें करंट फ्लो करता है एनोड से कैथोड। जब हम उसको रिवर्स बायस कर देते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसका मतलब है जो डायोड है वो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। अगर हम वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ऐसे नेटवर्क को हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम बोलती है ऐसे नेटवर्क जो लीनियर है और जो बाई डायरेक्शनल है उसको मैं नोड ए बी के अक्रॉस रिप्लेस कर सकता हूँ एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से, वेयर RTh इज नोन एज योर थेवेनिन रेजिस्टेंस और ZTh इज नोन एज द थेवेनिन इम्पीडेंस। और यहाँ पर हम VTh को बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB। थेवेनिन थ्योरम एक टूल है कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस का, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से। यही हमारी थेवेनिन थ्योरम है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें नेटवर्क में कैसे VTh और VOC को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब आपको VTh और VOC फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जिस नोड के अक्रॉस आप इसको फाइंड आउट करेंगे उस नोड के अक्रॉस लोड को हटा दीजिए। फिर हम VTh फाइंड आउट करेंगे। और VTh को फाइंड आउट करने के लिए हमने अपने जो चैप्टर 1 में सर्किट एनालिसिस मेथड है उनको यूज करते हुए VTh फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं हमें RTh कैसे फाइंड आउट करनी है। RTh के लिए भी सेम मेथड है। सबसे पहले हमें जिस नोड्स के अक्रॉस VTh और RTh कैलकुलेट करनी है उसके अक्रॉस लोड को हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्स हैं या करंट सोर्सेज है, उसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जितने भी करंट सोर्स होंगे उसको ओपन सर्किट कर देंगे। पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हटाना है, डिपेंडेंट सोर्सेस को टच नहीं करना। सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे, उनको कोई शॉर्ट सर्किट या कोई ओपन सर्किट नहीं करना है। उसके बाद आप नोड AB के अक्रॉस कोई भी एक इमेजिनरी वैल्यू का वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगा दीजिए। जनरली सीरीज सर्किट में हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं और पैरेलल सर्किट में करंट सोर्स अप्लाई करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम्स, किस टाइप का सर्किट है, सिमेट्री क्या प्रेजेंट है सर्किट में, हम कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा सकते हैं एनी वैल्यू का। और जो RTh हो जाएगी वो क्या होगी, नोड AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB, उसको डिवाइड कर देंगे नोड AB के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है IAB। ये हो गया जनरलाइज मेथड और V/I मेथड। अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज एलिमेंट है उस केस में आप सीरीज, पैरेलल और डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज करते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस नोड AB फाइंड आउट कर सकते। ओके, केस 1 देख लेते हैं। ऐसे सर्किट जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है, तो सर्किट विद इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली। ये क्वेश्चन गेट में 2020 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 मार्क का पूछा गया था और हमें VTh कैलकुलेट करनी थी। तो चलिए देखते हैं हम VTh इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमने अपने एल्गोरिथम में देखा था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वो नोड जिसके अक्रॉस हमें VTh कैलकुलेट करनी है उसके अक्रॉस लोड को रिमूव करना है। अब यहाँ पर कोई भी नोड AB के अक्रॉस कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी ओपन सर्किट है। सो इस स्टेप की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें VTh फाइंड आउट करनी है और जो हमने मेथड सीखे थे चैप्टर 1 में KCL और KVL और नोडल एनालिसिस, उन सबको यूज करते हुए हमें VAB कैलकुलेट करनी है और VAB ही हमारी VTh होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं और सभी नोड्स को मार्क कर लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो हमारी VTh होगी वो एक्चुअल में जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है जो कि D और C नोड के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही हमारी VTh होगी। क्यों?
क्योंकि नोड डी और ए के बीच में 3 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है, वो ओपन सर्किट है, इसके कारण डी टू ए कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कारण से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डी टू ए 0। तो हैंस नोड ए पर जो वोल्टेज होगी वही नोड डी पर वोल्टेज होगी, और जो नोड बी पर वोल्टेज होगी वही नोड सी पर वोल्टेज होगी। इस कारण से जो हमारी VTH होगी, जो हमारी VAB होगी, वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 एम्पियर करंट सोर्स होगी। तो अब IDE क्या होगा? तो D और E नोड में जो 2 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है वो सीरीज में 5 एम्पियर करंट सोर्स से, सो इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा फ्रॉम D टू E। ओके, तो चलिए अब हम KVL अप्लाई करते हैं लूप GHEDCFG में। जब मैं G2H ट्रेवल करूंगा तो मैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे पास वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा? +4 वोल्ट। सिमिलरली जब मैं E2D ट्रेवल करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल गेन हो जाएगा 5 × 2। और जब मैं D2C ट्रेवल करूंगा तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी कितने की? VTH की। ओके, तो +4 + 5 × 2 - VTH = 0। तो जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे VTH मिल जाएगी 14 वोल्ट, और यही हमारा आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए अब हम RTH फाइंड आउट करते हैं। तो RTH फाइंड आउट करने में हमने देखा था कि स्टेप 1 में हमें नोड AB के अक्रॉस लोड को रिमूव करना है। यहाँ पर लोड ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, तो इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट कर देते हैं। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिमूव कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। अब अगर हम ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि 3 + 2 5 ओम की रेजिस्टेंस अपीयर होगी, क्योंकि 3 ओम की रेजिस्टेंस जो E और F नोड के अक्रॉस कनेक्टेड की गई है वो शॉर्ट सर्किट हो गई है। तो ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 + 2 = 5 ओम। ओके, तो चलिए ये तो जनरलाइज मेथड हो गया। ये स्पेसिफिक मेथड है जो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट नहीं है। अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे V/I मेथड से। तो चलिए अब हम ए और बी के अक्रॉस एक इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अप्लाई करते हैं। जनरली जब सीरीज सर्किट होता है तो हम वोल्टेज सोर्स यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का, और करंट सोर्स तब यूज करते हैं जब हमारे पास पैरेलल सर्किट होता है। चलिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन सर्किट है उसके अक्रॉस मैं एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ। तो V/I मेथड से मैं बोल सकता हूँ जो हमारी RTH होगी और RAB होगी वो क्या हो जाएगी? VAB के अक्रॉस नेट वोल्टेज कितनी है? VAB = 1 वोल्ट डिवाइड बाय IAB, और IAB कितना है? I। तो मैं बोल सकता हूँ RTH हो जाएगी 1/I। ओके, अब देखिए इस सर्किट में 3 और 2 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी है? 5। तो करंट कितना हो जाएगा? I = 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 1/5। तो RTH कितनी हो जाएगी? 1/I। 1/1/5 = 5 ओम। आप कोई सा भी मेथड यूज करें, या तो सीरीज और पैरेलल मेथड और V/I मेथड, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो चलिए केस 2 देखते हैं। जब हमारे पास ऐसे सर्किट है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेज प्रेजेंट है, तो देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में हम थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मुझे ये सर्किट दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें अब हम VTH फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले VTH क्या होगी? VTH = VAB = वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर। तो VTH = VAB = वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर। तो चलिए अब हम सुपर नोड एनालिसिस लिखते हैं, कंबाइनिंग नोडल इक्वेशन एट नोड A एंड नोड D। तो जब हम नोडल एनालिसिस लिखेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारे नोड FCB हैं वो रेफरेंस नोड है, और रेफरेंस नोड होने के नाते उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR = 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमने नोड F, नोड C और नोड B को ग्राउंड पोटेंशियल पर मान लिया है, क्योंकि हमने उनको रेफरेंस नोड माना है। ओके, तो चलिए अब हम नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं। नोड A पर कितनी वोल्टेज होगी? नोड A पर नोड B के रिस्पेक्ट में वोल्टेज हो जाएगी VA और VAB और VTH। ओके, अब नोड FCB को हमने रेफरेंस नोड माना है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 0 वोल्ट।
मान लेते हैं नोड डी पर जो वोल्टेज है वो VD है और नोड E पर कितनी वोल्टेज हो जाएगी 5 वोल्ट, क्योंकि E और F नोड के अक्रॉस 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है और पॉजिटिव प्लेट ऑफ 5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू नोड E, जिसके कारण नोड E हमेशा नोड F की वोल्टेज से 5 वोल्ट ज़्यादा होगा। नोड F पर जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, तो नोड E पर कितनी वोल्टेज हो जाएगी 5 वोल्ट। तो चलिए जब हम सुपर नोड इक्वेशन लिखेंगे नोड A और नोड D को कंबाइन करते हुए, तो मैं लिख सकता हूँ VA डिवाइड बाय 1 और VTH डिवाइड बाय 1। दिस इज द नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम नोड A। और नोड D पर जब नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा VD डिवाइड बाय 2 प्लस VD माइनस 5 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हमने जो 3VAB का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस करंट को नेगलेक्ट किया है। ओके, सुपर नोड एनालिसिस इक्वेशन हमने नोड ए और नोड डी को कंबाइन करते हुए लिख लिया। ओके, तो चलिए अब हमें पता है नोड डी और नोड ए के बीच में 3VAB का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। इसका मतलब है VD माइनस VA कितनी होगी, हमेशा 3VAB होगी। अब बताइए VAB क्या है, VAB इज इक्वल टू VTH है, तो मैं लिख सकता हूँ VD माइनस VTH इज इक्वल टू 3VTH। सो हमारी VD आ जाएगी 4VTH। ओके, जब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिख सकते हैं VTH बाय 1 प्लस 4VTH बाय 2 प्लस 4VTH माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें VTH मिल जाएगी 0.5 वोल्ट। वेरी इजी क्वेश्चंस। यहाँ पे बस आपको आइडेंटिफाई करना था कि नोड ए पर जो वोल्टेज होगी वही हमारी थेवेनिन वोल्टेज होगी और वही VAB के बराबर होगी। ओके, तो सबसे पहले RTH फाइंड आउट करते हैं। सीरीज पैरेलल और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं। इस सर्किट में हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज भी प्रेजेंट है, इसलिए हमें V/I मेथड यूज़ करते हुए RTH कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टेप 1 में हमने RTH के मेथड में हमने देखा था कि सबसे पहले हमें नोड AB के अक्रॉस जो लोड है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर नोड AB के अक्रॉस कोई भी लोड नहीं दिया गया है, तो इसलिए इस स्टेप की जरूरत नहीं है। अब हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिमूव करेंगे, मीन्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। ओके, और डिपेंडेंट सोर्सेज को टच नहीं करेंगे। स्टेप 2 को इम्प्लीमेंट करते हुए जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो मैं E और F के अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स था उसको मैं शॉर्ट सर्किट कर सकता। ओके, तो चलिए अब हम एक इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को अप्लाई करते हैं नोड A और B के अक्रॉस। मैं यहाँ पर वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 1 वोल्ट का अक्रॉस AB। ओके, तो यहाँ पर हमारी VAB कितनी हो जाएगी, VAB हो जाएगी 1 वोल्ट और IAB कितना हो जाएगा, करंट I। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरी जो RTH हो जाएगी वो हो जाएगी 1/I। तो चलिए अब सुपर नोड इक्वेशन लिखते हैं नोड A और नोड D को कंबाइन करते हुए। ओके, तो सबसे पहले नोड वोल्टेजेस लिख लेते हैं। नोड B पर मैं मान लेता हूँ मेरी नोड B जो है रेफरेंस नोड है, तो उस पर जो वोल्टेज हो जाएगी 0 वोल्ट। सो नोड A पर कितनी वोल्टेज हो जाएगी 1 वोल्ट, क्योंकि मैंने नोड A और नोड B के अक्रॉस 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। नोड D पर कितनी वोल्टेज सोर्स हो जाएगी, नोड D और नोड A के बीच में 3VAB का एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है और 3VAB जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इस कारण से हम बोल सकते हैं नोड D की वोल्टेज हमेशा नोड A की वोल्टेज से 3VAB ज़्यादा होगी। नोड A की वोल्टेज कितनी है 1 वोल्ट, तो नोड D की कितनी वोल्टेज हो जाएगी 3VAB प्लस 1। और यहाँ पे हमने VAB इज इक्वल टू 1 वोल्ट सब्स्टिट्यूट करा माना है, तो VD कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट और E कितनी हो जाएगी VD इज इक्वल टू VE, तो नोड E भी 4 वोल्ट पर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सभी नोड्स पे वोल्टेजेस की मार्किंग कर ली है। तो चलिए अब सुपर नोड एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं नोड A और नोड D को कंबाइन करते हुए। सबसे पहले अगर मैं नोड A पर लिखूँ तो नोड A पर नेट आउटगोइंग करंट कितना होगा, VA डिवाइड बाय 1 और 1 डिवाइड बाय 1। और कितना करंट फ्लो करेगा आउटगोइंग, नोड A पर इनकमिंग करंट I है, तो मैं बोल सकता हूँ -I का जो करंट होगा वो आउटगोइंग करंट होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 1/1 इज इक्वल टू I। सिमिलरली अगर मैं नोड D पर इक्वेशन लिखूँ सुपर नोड एनालिसिस की, तो मैं लिख सकता हूँ नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा VD डिवाइड बाय 2 और VD कितनी है 4, तो 4/2। सिमिलरली VE डिवाइड बाय 2 और 4/2 और ये नेट करंट किसके बराबर हो जाएगा I के। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो I मेरा कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। वेरी इजी। तो यहाँ पे हमने सुपर नोड एनालिसिस इक्वेशन लिख ली है नोड A और नोड D को कंबाइन करते हुए। तो अब मुझे पता है जो मेरी RTH होगी 1/I।
आई कितना है 5 मिली एम्पियर, तो RTH कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 0.2 के। तो हमारी RTH आ जाएगी 0.2 के और 200 ओम। वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 3, सर्किट विद डिपेंडेंट सोर्सेज ओनली। ओके, तो ऐसे सर्किट जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स नहीं है, इस कारण से हम VTH और V12 कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज नोड 1 और 2 के अक्रॉस और रिस्पेक्टिव नोड के अक्रॉस तब डेवलप्ड होगी जब उसमें कोई एक्टिव एलिमेंट होगा। जब पूरे सर्किट में कोई एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम कैसे VTH कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे केसेस में हम VTH फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ ओनली RTH फाइंड आउट कर सकते हैं। RTH फाइंड आउट करने के लिए हम अपने स्टैंडर्ड V/I मेथड को यूज करेंगे। ओके, व्हेन ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट इन द सर्किट देन एंड ओनली वी कैन फाइंड RTH, or we cannot calculate the VTH due to non-present of any type of active circuit elements in the circuit. Okay, तो चलिए अब हम RTH कैलकुलेट करते हैं। तो RTH के फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था जिस नोड के अक्रॉस हमें RTH फाइंड आउट करनी है, हमें उसके अक्रॉस लोड रिमूव करना है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई लोड नहीं है तो हम स्टेप की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिमूव करना है। इस सर्किट में, इस टाइप के सर्किट में केस 3 में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है, तो यहाँ पे भी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम एक इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स नोड 1 और 2 के अक्रॉस अप्लाई करा है। तो चलिए इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो RTH क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाय जो करंट 1 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से फ्लो कर रहा है, यानी कि 1/I। तो हमारी RTH हो जाएगी R12 इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू 1/I। ओके, तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। यहाँ पे I 100 ओम के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा 100 ओम की रेजिस्टेंस जो है, जो कि नोड 1 और 2 के अक्रॉस कनेक्ट की गई है, उसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। तो 1 डिवाइड बाय 100 तो कितना करंट फ्लो होगा 10 टू द पावर ऑफ -2 फ्रॉम नोड 1 टू 2। ओके, और IB कितना हो जाएगा, IB हो जाएगा हमारा जो नोड 1 और 2 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 डिवाइड बाय 10 के, और IB क्या है, IB फ्लो कर रहा है फ्रॉम 2 टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ IB हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 10 के इज इक्वल टू -10 टू द पावर ऑफ -4 एम्पियर। तो चलिए अब हम नोड 1 पर KCL लगाते हैं। नेट आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू नेट इनकमिंग करंट। तो यहाँ पर नेट इनकमिंग करंट कितना है I प्लस IB प्लस 99 IB, और ये किसके बराबर होगा I जो कि 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कर रहा है और इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -2। ओके, तो I प्लस 100 IB इज इक्वल टू I 100। तो चलिए I 100 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और IB की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम I मिल जाएगा हमारे पास 0.02। ओके, तो यहाँ पे हमने I फाइंड आउट कर लिया, I इज इक्वल टू 0.02 एम्पियर। तो बताइए अब RTH कितनी हो जाएगी 1/I, 1 डिवाइड बाई 0.02 तो इज इक्वल टू 50 ओम। ओके,